My dear student, I am Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, SNP ब्लॉक चैप्टर का नाम है और उसमें हमारा लेक्चर नंबर 11 है, बेसिक एम्फोटेरिक एंड एसिडिक ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, जिसमें हम बेसिक एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जानेंगे पीरियड 3 एलिमेंट के, और इनकी हम डिफरेंट रिएक्टिविटीज देखेंगे। बेस की हम वाटर और एसिड के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे। इसी तरह हम एसिड की जो ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे बेस और वाटर के साथ। तो आइए पढ़ते हैं बेसिक एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। तो आइए पढ़ते हैं बेसिक एम्फोटेरिक और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम पीरियड 3 एलिमेंट की तरफ देख ले तो उसमें जो हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पे है वो हमारे पास मेटल्स है। अगर इन मेटल के साथ ऑक्सीजन बाइनरी कंपाउंड बना दे, ऑक्सीजन भी आ जाए और मेटल भी आ जाए, तो उनसे जो हमारे पास ऑक्साइड बनेगा उसको हम कहेंगे मेटालिक ऑक्साइड। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है। और हमेशा के लिए याद रखिए, मेटालिक ऑक्साइड में हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर होता है। जब भी किसी भी ऑक्साइड में हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर होगा तो उसकी हमारे पास बेसिसिटी हाई होगी। तो इसकी मिसाल हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि हमारे पास बेसिक इन नेचर है। और इसी तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड नंबर 3 में हम देख ले तो हमारे पास नॉन मेटल भी है। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। अगर इनके साथ ऑक्सीजन आ जाए तो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड उनको कहते हैं, उन कंपाउंड्स को। तो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड असल में हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर रखने वाले जो ऑक्साइड हमारे पास होते हैं वो उनकी हमारे पास फिर एसिडिटी होती है, उनकी एसिडिटी ज्यादा होती है। जितनी हमारे पास उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है उतनी हमारे पास उनमें एसिडिटी भी बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले, सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है और इसके साथ जब ऑक्सीजन आ जाए तो हमारे पास इसको हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसी तरह क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो हम इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड कह सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और इनकी हमारे पास एसिडिटी हाई होती है। ये मेटालिक ऑक्साइड है, इनकी हमारे पास बेसिसिटी हाई होती है। तो मतलब जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा होगी, जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी हमारे पास एसिडिटी ज्यादा होगी किसी भी ऑक्साइड में। अगर हमारे पास एक ऑक्साइड ऐसा हो जिसमें आयोनिक कैरेक्टर भी हो और कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑक्साइड जिसमें आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों हो, तो दोनों की वजह से हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए। तो ये ऑक्साइड जो होगा ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर भी रख सकता है, मतलब इसमें एसिडिटी भी होगी जब ये बेस के साथ मिलेगा, रिएक्शन करेगा, और इसमें बेसिसिटी भी होगी, बेसिक नेचर भी होगा इसमें जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास इसका मिसाल हमारे पास है Al2O3, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है हमारे पास, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर शो करता है बेस के साथ और बेस कैरेक्टर शो करता है एसिड के साथ। इसी तरह अगर हम देख ले इन्हीं ऑक्साइड की तरफ, तो जो ऑक्साइड की नेचर है हमारे पास, एसिडिटी कब बढ़ती है कब कम होती है, बेसिसिटी कब बढ़ती है कब कम होती है, तो ये हमारे पास ये इन फैक्टर पे पहले डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा हो तो उस पर हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास बेसिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा। तो मेटालिक जिसमें ज्यादा होगा वो हमारे पास बेसिक ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिनमें ज्यादा होगा उसमें हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देख ले तो बेसिसिटी तब हमारे पास एक ऑक्साइड की ज्यादा होगी जब उसमें सेंट्रल एटम या जो हमारे पास मेटालिक पोर्शन होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले, सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास सोडियम ऑक्साइड ज्यादा हमारे पास बेसिक है बनिस्बत मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो बेसिसिटी भी इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिस किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उसकी हमारे पास बेसिसिटी कम होगी। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और सोडियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से इसकी हमारे पास बेसिसिटी कम और एसिडिटी बेसिसिटी कम और इसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम देख ले एसिडिटी की तरफ, तो एसिडिटी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस सब्सटेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी, और जिस सब्सटेंस में सेंट्रल एटम या नॉन मेटालिक जो हमारे पास पोर्शन होगा, मिसाल के तौर पे अगर Cl2O है तो ये हमारे पास क्लोरीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है, तो इसके हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हमारे पास इसकी जो है ना हमारे पास इस ओवरऑल ऑक्साइड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी।
मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले, एक हमारे पास Cl2O7 है और दूसरा हमारे पास SO3 है, तो सल्फर से हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, इस वजह से इसके ऑक्साइड की जो एसिडिटी है वो भी इस ऑक्साइड की एसिडिटी से ज्यादा होगा। तो इस फैक्टर का ये मतलब है, जो मैंने यहाँ पे दिया भी है, सोडियम ऑक्साइड की हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड से बेसिसिटी ज्यादा है और Cl2O7 की हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड से एसिडिटी ज्यादा है। वजह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस हो सकता है डिफरेंट ऑक्साइड में। फिर है हमारे पास तीसरे नंबर पे जो फैक्टर वो है हमारे पास बेसिसिटी हमारे पास उन ऑक्साइड की कम होगी जिनमें हमारे पास जो मेटालिक पोर्शन होगा उसकी हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जिस सब्सटेंस की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो मेटल की और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो उन ऑक्साइड की हमारे पास बेसिसिटी कम हो ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले Na2O है और MgO है, तो इसमें हमारे पास हम बेसिसिटी इस मेटालिक पोर्शन जो है यहाँ पे मैग्नीशियम और सोडियम, इनकी अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो हमारे पास जो इनकी बेसिसिटी है वो ज्यादा होगी। मतलब बेसिसिटी जो है ना कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा शो होता है किसी भी ऑक्साइड की, और एसिडिटी जो है ये हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाहिर होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास किस चीज के है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मिसाल के तौर पे क्लोरीन के हमारे पास दो ऑक्साइड है Cl2O7 और Cl2O, हमारे पास दो क्लोरीन के ऑक्साइड बनते हैं। अब हमारे पास Cl2O7 की जो एसिडिटी है वो ज्यादा है बनिस्बत Cl2O की एसिडिटी से। ये वजह ये है क्योंकि क्लोरीन के हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो एसिडिटी हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बेसिसिटी हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं बेसिसिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तो हमने ऑक्साइड जान लिए हैं, उनमें हम जो बेसिक ऑक्साइड है उनको पढ़ते हैं और उनकी रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, इसमें हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है पीरियड नंबर 3 में। तो ये दोनों हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है और ये दोनों हमारे पास बेसिक ऑक्साइड हम इनको कहते हैं। लेकिन हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम ऑक्साइड से बेसिसिटी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज सोडियम ऑक्साइड Na2O, sodium oxide bond is weaker than MgO bond and can give oxygen easily and can give donate oxide ion and can give oxide ion easily produced, which can combine with H2O more rapidly forming OH। मतलब ये कि इसमें हमारे पास दोनों में सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में ज्यादा बेसिसिटी सोडियम ऑक्साइड की है। वजह यह है कि ये मैग्नीशियम की तरह ऑक्सीजन के साथ इतना टाइटली बॉन्ड नहीं होता, ये आसानी से हमें ऑक्साइड आयन देता है, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड आयन फिर आगे जाके वाटर के साथ मिलके उससे फिर एच लेके OH बना देता है। तो इससे हमारे पास पानी में ज्यादा OH बनते हैं बनिस्बत इसके। तो जितनी ज्यादा OH बनेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास बेसिसिटी होगी, जिस वजह से हमारे पास सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अब आते हैं इनकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। ये बेसिक है, तो बेसिक सब्सटेंसेस हमारे पास वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो पहले वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिला दे तो इनमें जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा और नतीजे में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फिर ये जो O होगा इससे जुदा होगी, इससे एक H लेके OH बना देगा। तो हमारे पास निस्बतन 1 मोल ऑफ Na2O और 1 मोल ऑफ वाटर में जब हम इनको आपस में मिला दे तो हमारे पास 2 मोल OH बनेंगे। 2 मोल OH बनेंगे। और जब हम देख ले तो ये हमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जो है ना वो OH आयन दे सकते हैं, इस वजह से इसकी बेसिसिटी होगी। लेकिन जब हम मैग्नीशियम की तरफ देख ले तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ हम मिला दे पहले तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन जब एक दफा ये MgOH2 बन भी जाए तो हमारे पास ये सारा का सारा डिसोसिएट या डिसॉल्व वाटर में नहीं होता। ये वाटर में ऑलमोस्ट जो है ना बहुत कम सॉल्युबल है और बहुत ज्यादा जो है ना हमारे पास ये वाटर में इनसॉल्युबल है। लेकिन फिर भी हमारे पास ये थोड़े बहुत मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में फिर जो है ये रिवर्सिबल नेचर शो करके दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन में OH आयन जो होंगे वो
Na2O से जो OH आयन मिलेंगे उससे ये कम होंगे। तो जितनी OH आयन कम होंगे तो उतनी हमारे पास फिर इसकी बेसिसिटी भी कम होगी, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे pH से। pH इसकी जो होगी वो हमारे पास 14 होगी और यहाँ पे इसकी जो pH होगी वो हमारे पास 9 होगी। तो pH जो है ना हमारे पास pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितनी हमारे पास pH वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी ये pH वैल्यू यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, जितनी हमारे पास pH ऑफ अ बेस ज्यादा होगा उतनी हमारे पास उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले 14, तो 14 वैल्यू ज्यादा है 9 से, या हम कह सकते हैं कि 7 से जो है ना 14 ज्यादा दूर है बनिस्बत 9 के। तो जितना हमारे पास 7 से ज्यादा दूर होगा वो वैल्यू उसकी हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो Na2O की हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा और 9 pH वाली जो बेसिक सब्सटेंस होगी उसकी हमारे पास बेसिसिटी कम होगी। अब आते हैं मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होगा इनका एसिड के साथ वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक एसिड और बेस मिलके वाटर प्लस साल्ट बनाता है। तो ये हमारे पास साल्ट है और ये हमारे पास वाटर है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जिसके नतीजे में हमारे पास NaCl बनता है और H2O बनते हैं। ये साल्ट है और ये वाटर है। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड असल में वार्म HCl गर्म HCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके रिएक्शन के लिए गर्म HCl ज्यादा मौजूद है, ज्यादा फेवरेबल है ताकि अच्छी तरह रिएक्शन हो सके। तो गर्म HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक साल्ट बनाएगा और एक वाटर बनाएगा। तो ये था हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड। अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरफ। तो पीरियड नंबर 3 में अगर हम देख ले तो हमारे पास Al2O3 एक हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि हमारे पास एल्यूमिनियम बनाता है। एल्यूमिनियम असल में स्मॉल साइज की वजह से जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, ऑक्सीजन को जो है ना ज्यादा पोलराइज कर सकता हो, तो फिर ऑक्सीजन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, जिसकी वजह से फेजान रूल के तहत इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और ये बेसिसिटी शो कर सकता है, एसिडिटी। ये यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा हो चुके हैं। यहाँ पे इसकी हमारे पास बेसिसिटी आयनिक कैरेक्टर की वजह से और कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे एसिडिटी होगी। तो आयनिक कैरेक्टर यहां पे हमारे पास आयंस की वजह से होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 जो है ना हमारे पास केटाइन फॉर्म की शक्ल में होता है और ऑक्सीजन हमारे पास -2 की एनायन फॉर्म में ये होता है। तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगा वो हमारे पास आयनिक होगा, जिसकी वजह से हमारे पास Al2O3 बेसिक कैरेक्टर रखता है। लेकिन फिर Al+3 जो है ना हमारे पास साइज में काफी छोटा होता है। तो जब जितना हमारे पास केटाइन छोटा होगा उसमें उतनी जो है ना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे फेजान रूल्स के तहत। तो जितनी हमारे पास कम केटाइन होगा साइज का, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हमारे पास उस ऑक्साइड की एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी। तो मतलब ये कि इसमें एसिडिटी कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से है और बेसिसिटी आयनिक कैरेक्टर की वजह से है। तो देखते हैं अगर ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है तो एज ए बेस, जब ये बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन किस तरह कर सकता है। तो Al2O3 को अगर हम 6HCl के साथ मिला दे तो हमारे पास ये बनाएगा Al2Cl6 + 3H2O। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिड है और ये बेस की तरह शो हो रहा है। लेकिन अगर हम Al2O3 को बेस के साथ मिलाएंगे, बेस अगर रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है उसके मुताबिक जो आ रहा है यहाँ पे वो बेस होगा। लेकिन यहाँ पे भी देख लिया, अगर हम यहाँ पे बेस के साथ इसको मिला रहे हैं और रिएक्शन भी हो रहा है, फिजिबल है रिएक्शन, प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बेस के साथ रिएक्शन बनाएगा वो हमारे पास उसका अपोजिट जो नेचर होगा वो होगा। तो अपोजिट नेचर बेस का हमारे पास एसिड होगा। तो दोनों में जो है हमारे पास एसिड, एक में बेस और दोनों में दूसरे में हमारे पास एसिड के तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे एसिड होगा जिसके साथ हम 2NaOH कंबाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है और नतीजे में हमारे पास 2NaAlOH4 ये हमारे पास प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम जो है ना हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्योंकि एसिड के साथ मिलकर ये बेस बनता है और बेस के साथ मिलकर ये एसिड बनता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। वजह क्या है? वजह ये है कि वाटर असल में
Al2O3 के दरमियान में जो लेटेस्ट एनर्जी होती है, मतलब जो इनके दरमियान में बॉन्ड होता है, बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को हमारे पास ये वाटर नहीं तोड़ पा सकते, मतलब नहीं इसको तोड़ सकते। जब बॉन्ड नहीं टूट सकते तो हमारे पास रिएक्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड की तरफ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में हमारे पास जो नॉन मेटल एटम है पीरियड 3 एलिमेंट में, वो आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास है सल्फर, सिलिकॉन। सिलिकॉन तो वैसे नॉन मेटल मेटलॉइड है, लेकिन ये हमारे पास जो ऑक्साइड बनाता है वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। इसके साथ हमारे पास है सल्फर, फिर फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो अब है हमारे पास एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इसकी हमारे पास एसिडिटी ज्यादा होगी, और जितना हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर मतलब ज्यादा चाहिए तो आपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को लेना होगा। ये बातें ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। तो SiO2 की तरफ अगर हम देख ले तो ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये इस वजह से क्योंकि जिस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम में वाटर Al और O के दरमियान में बॉन्ड को नहीं तोड़ पा सकता, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के दरमियान में जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है वो वाटर के साथ नहीं होती कि उनको प्रोवाइड कर दे और उस बॉन्ड को तोड़कर हमारे पास रिएक्शन कर दे। तो इस वजह से वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इनकी जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है, जॉइंट कोवेलेंट की जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है SiO2 की। अब SiO2 जब एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो SiO2 को जब हम दो NaOH के साथ मिला दे, और NaOH को हमने हॉट लेना होगा और उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे पास रिएक्शन फिजिबल हो और वो रिएक्शन हो सके। तो इसमें Na2SiO3 बनेगा, जो कि इसको हम कह सकते हैं सोडियम सिलिकेट, और साथ में हमारे पास बनेगा H2O। इसी तरह जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है इनके साथ रिएक्शन करके हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बना सकता है। तो ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्टिविटी हो गई। फिर ये हमारे पास फास्फोरस की ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस हमारे पास दो है, P4O6 है और P4O10 है। अगर हम ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अगर हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये कैटलिस्ट के बगैर भी रिएक्शन हो सकती है, और हमारे पास ये रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो सकते हैं। P4O10 को अगर हम वाटर के साथ मिला दें तो हमारे पास जो नतीजे में मिलेगा वो हमारे पास H3PO4 होगा, जिसको हम फास्फोरिक एसिड कह सकते हैं। ये कब बनेगा? जब हमारे पास ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस हम डेका ऑक्साइड ले, डेका मतलब टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड ले ले, 10 ऑक्सीजन वाला फास्फोरस का ऑक्साइड ले ले और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, तो हमें जो है ना फास्फोरिक एसिड मिलेगा, जिसमें हमारे पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो। लेकिन जब हम P4O6 को H2O के साथ मिलाए, यहां पे मैंने हेक्सा ऑक्साइड वाली फास्फोरस ऑक्साइड ली है, टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड, फास्फोरस की जो ऑक्साइड है उसको अगर हम वाटर के साथ मिलाए तो हमारे पास नतीजे में वो पुराना वाला नहीं बनेगा बल्कि H3PO3 बनेगा, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और इसको हम कहेंगे फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। तो अब यहां पे H3PO4 जो है और H3PO3 जो है, इन दोनों में ज्यादा जो एसिडिटी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस है, जो नॉन मेटल एटम है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है यहां पे इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट से। और हमने पढ़ा भी है जितना हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उतनी हमारे पास उनकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्फर की और फास्फोरस की जो हमारे पास बेस के साथ रिएक्टिविटी रह गई है वो भी पढ़ेंगे, और क्लोरीन की हमारे पास जो ऑक्साइड है उनकी रिएक्टिविटी भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। तो ये हमारे पास ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस हमने शुरू किए थे। तो ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में दो ऑक्साइड थे जिनकी हमारे पास वाटर के साथ हमने रिएक्टिविटी शुरू कर दी। यहाँ पे दो एसिड बन गए हैं, H3PO4 और H3PO3, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड। जो फास्फोरिक एसिड है उसकी हमारे पास एसिडिटी ज्यादा होती है बनिस्बत फास्फोरस एसिड से। अब इनमें से एक एसिड लेते हैं और इनकी हमारे पास बेस से रिएक्शन हम करवाते हैं, और एसिड की हमारे पास बेस से रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास H3PO4 को अगर हम एक NaOH के साथ मिलाएंगे तो इसमें 3 हमारे पास हाइड्रोजन आयन होंगे। इसको हम कह सकते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड।
तो ट्राइप्रोटिक एसिड को हमारे पास 3 OH की जरूरत है, 3 OH की। तो हमारे पास इन OH में तो 1 OH है, इस वजह से हमारे पास ये 1 OH इन H3PO4 में सिर्फ एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज करेगा, जो कि हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। जिस तरह यही रिएक्शन हुआ है NaOH प्लस H3PO4 NaH2PO4, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे सोडियम ने लिया हुआ है, तो वो सोडियम यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे OH की जगह OH के साथ यहाँ पे H मिलके हमारे पास वाटर बना रहा है। इस तरह सेकंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन निकल गया है और थर्ड स्टेप में हमारे पास ये तीसरा हाइड्रोजन भी निकल गया है, जो कि हमारे पास ये न्यूट्रल सॉल्ट बना है, न्यूट्रल सॉल्ट। ये है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट और ये सॉल्ट ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इन सॉल्ट्स में फिर भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत है, इसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, लेकिन इसमें फिर मजीद हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में हुआ है। अगर हम इनको ऐड कर ले बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह, अगर हम इन तीनों को ऐड कर ले तो 1 + 1 + 1 3 NaOH, और इसमें अगर हम H3PO4 को एक ले लें, एक, और इसके फाइनल प्रोडक्ट को ले लें, तो हमारे पास 3 NaOH जब मिलेंगे H3PO4 के साथ, तो हमारे पास 3 OH मिलके 3 H मिलके 3H2O बना देंगे, और ये 3 यहाँ पे H3 की जगह Na3PO4 बना देंगे, तो कि हमारे पास एक कंप्लीट नेट रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास एक फास्फोरिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अगर आप P4O10 को टोटली न्यूट्रलाइज करवाना चाहते हो, ये असल में ये H3PO4 जो यहाँ ये तो हमारे पास फास्फोरस के डेका ऑक्साइड से बना है, तो अगर हम इस एक डेका ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट बनाना चाहते हैं, तो हमने 12 NaOH लेना होगा। तो 12 NaOH लेकर जब हम ट्राइफॉस्फोरस डेकाहाइड्रेट ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास 4 Na3PO4 बनेगा और साथ में हमारे पास 6 H2O मॉलिक्यूल बनेंगे, जो कि हमारे पास एक न्यूट्रल और कंप्लीट सॉल्ट बनाएगा, और हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन होगा, जो कि हमारे पास एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें देगा। ऑक्साइड ऑफ सल्फर की तरफ आते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर में हमारे पास SO2 है और SO3 है। SO2 में हमारे पास सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, SO3 में हमारे पास सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इससे जो एसिड हमारे पास बनेगा, इसको अगर हम वाटर के साथ मिला ले, तो इससे हमारे पास एसिड बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। लेकिन इसको अगर हम वाटर के साथ ऐड कर ले, तो इससे हमारे पास सल्फरस एसिड बनेगा, सल्फरस, जिसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ज्यादा एसिडिक है सल्फरस एसिड की बनिस्बत, क्योंकि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम। फिर अगर हम इन्हीं ऑक्साइड की जो एसिड हमारे पास इनसे बने हैं, इनकी अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये तो एसिड है और इनके हम बेस के साथ रिएक्टिविटी शो करेंगे, तो बेस के साथ अगर हम रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो हमारे पास सल्फरस एसिड की जो हमारे पास NaOH के साथ रिएक्टिविटी होगी, तो वो हमारे पास नतीजे में Na2SO3 बनाएगा और साथ में हमारे पास वाटर बनाएगा। लेकिन जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की हमारे पास NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो हमारे पास Na2SO4 बनाएगा प्लस वाटर, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज्यादा है, यहाँ पे Na2SO3 की बनिस्बत, और इसमें जो है ना हमारे पास उसी तरह सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बरकरार रहेगा, जिस तरह हमारे पास उनके करेस्पॉन्डेंस एसिड में बरकरार रह गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ये हमारे पास वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर ले, तो SO3 का जो हमारे पास एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड, वो ज्यादा एसिडिक होगा बनिस्बत SO2 के एसिड से, जो कि हमारे पास सल्फरस एसिड है। यहाँ पे जितने भी हम जो है ना ये बातें करते हैं, जितने भी हम पॉइंट बताते हैं, ये असल में कंसेप्ट है। जब भी आपके सामने कोई MCQ आता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपके फाइनल एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो आपका MDCAT हो, चाहे आपका जिस किस्म का भी एग्जाम चल रहा हो, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कुछ दुश्वारी नहीं होगी। तो असल चीज कंसेप्ट है। यहाँ पे ये जितनी बातें भी हम करते हैं, आपका इस पे कंसेप्ट और इस पे गिरफ्त होना चाहिए, तब जाके जो है ना आप किसी भी एग्जाम में अपनी जो है ना उस पे कंट्रोल और उस पे जो है ना अच्छे मार्क्स ले सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में। वैसे तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली फोकस किया गया है वो Cl2O पे एंड Cl2O7 पर।
Cl2O को हम कह सकते हैं क्लोरीन 1 ऑक्साइड और Cl2O7 को हम कह सकते हैं क्लोरीन 7 ऑक्साइड। ये 1 का मतलब होगा कि यहाँ पे क्लोरीन में +1 चार्ज है उस पे, और 7 का मतलब होगा कि क्लोरीन पे +7 चार्ज है। मतलब ये कि Cl2O, यहाँ पे ये Cl2O है, Cl2O में जो है ना क्लोरीन पे +1 और Cl2O7 पे क्लोरीन में जो है ना क्लोरीन पे +7 चार्ज है। तो मतलब ये कि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और इसका एसिड वीक एसिड होगा। ये हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कोवेलेंट ऑक्साइड है, इस वजह से हमारे पास इनकी जो नेचर होगी वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड की होगी। तो मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। इनके अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो पहले हम Cl2O7 को वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो हमारे पास जो एसिड बनेगा Cl2O7 को क्लोरीन 7 ऑक्साइड कह सकते हैं। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा वो हमारे पास होगा क्लोरिक 7 एसिड। क्लोरिक 7 एसिड मतलब क्लोरीन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। इसके लिए हम एक और कॉमन नेम भी यूज करते हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड है। ये हमारे पास एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरे एसिड्स में। अब हमारे पास है अगर हम HClO4 को वाटर में डिसॉल्व कर ले, अगर हम HClO4 को वाटर में डिसॉल्व कर ले तो हमारे पास ये H आयन और क्लोरेट आयन देगा। तो इसमें यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास एसिडिटी कॉज करता है, एसिडिटी। तो ये हमारे पास जितनी हम एसिड सोल्यूशन में डाल ले तो हमारे पास सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इस एसिड से मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो pH होगी वो निस्बतन ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी, जो कि इंतहाई हाई हमारे पास इसकी एसिडिटी होगी। यहाँ पे अगर हम रिलेशन शो करना चाहे तो pH असल में यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। जितनी हमारे पास pH वैल्यू कम, 0 बहुत कम वैल्यू है, उतनी हमारे पास उसकी उस सब्सटेंस की एसिडिटी ज्यादा होगी। फिर हमारे पास क्लोरीन 1 ऑक्साइड Cl2O, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो हमारे पास ये बहुत कम हमारे पास HOCl मतलब एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये HOCl हमारे पास बहुत कम हाइड्रोजन आयन देता है, इस वजह से ये फिर हमारे पास उस ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बहुत कम सॉल्युबल है या रिएक्टिव है हमारे पास वाटर के साथ, जिसकी वजह से HOCl हमारे पास ये जो क्लोरिक 1 एसिड है इसको हम हाइपोक्लोरस एसिड भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास अगर हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर ले तो हमारे पास रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन शो करेगा। रिवर्सिबिलिटी मतलब जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो फिर मिलके फिर हमारे पास Cl2O या जो हमारे पास ये जो ओरिजिनल एसिड होगा वो बना देगा। तो हमें सोल्यूशन में H आयन चाहिए, एसिडिटी H आयन की वजह से होगी, ना कि हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस की वजह से। इस वजह से हमारे पास फिर इसकी जो एसिडिटी होगी वो इंतहाई कम होगी। फिर हम अगर इन ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन देख ले तो हमारे पास Cl2O7 को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कर ले तो हमारे पास NaClO4 बनेगा, जिसको हम सोडियम क्लोरेट कहते हैं, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगी। 7 ये हमारे पास 7 है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और साथ में हमारे पास वाटर भी बनेगा। और अगर हम Cl2O को NaOH के साथ मिला ले तो हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट Te क्लोराइट मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट है और यहां पे हमारे पास सोडियम क्लोरेट है। तो इस वजह से हमारे पास दोनों की जो हमारे पास बेस के साथ रिएक्टिविटी है वो भी डिफरेंट है। एक हमारे पास सोडियम क्लोरेट बनाता है और दूसरा हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है, जो कि हमारे पास एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन की शो कर रहा है, जिसकी हमने डिफरेंट रिएक्शन पढ़ ली है। इसके साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।